नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति की। तो मुद्रास्फीति का अर्थ देखते हैं सबसे पहले कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है। वर्तमान समाज में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दो सबसे अधिक चर्चित शब्द हैं। इन दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। ये दोनों बड़ी समस्याएं जो सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। मुद्रास्फीति को अक्सर इसके संभाव्य कारणों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक होने पर मुद्रास्फीति को उत्पन्न कर सकती है। मुद्रास्फीति के लिए बजट खाते के वित्त पोषण को जिम्मेदार ठहराया जाता है और अतिरिक्त धन सृजन द्वारा घाटे वाले बजट को वित्त पोषित करना ही क्या कहलाता है? बजट घाटे का वित्त पोषण कहलाता है। लेकिन मौद्रिक विस्तार या बजट घाटे की स्थिति के कारण मूल्य स्तर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो मुद्रास्फीति को कीमतों के सामान्य स्तर में एक निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति क्या है? कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति, ना कि वस्तुओं की कीमतों में आकस्मिक वृद्धि के रूप में। तो ये सतत वृद्धि होती रहती है सभी कीमतों में या सामान्य कीमत स्तर में। जी एक्ले ने भी मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामान्य कीमत स्तर या कीमतों के औसत में लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में कीमत स्तर को या मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति मूल्य में सतत वृद्धि की स्थिति होती है, ना कि मूल्य स्तर में अकस्मात वृद्धि। अचानक होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं, बल्कि लंबे समय तक लगातार कीमतों में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ये ऊंचा मूल्य स्तर नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई कीमतें हैं जो कि मुद्रास्फीति का निर्माण करती हैं। यह समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि है। कीमतों में मामूली वृद्धि या कीमतों में अचानक वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती है, क्योंकि ये बाजार के अल्पकालिक क्रियाविधियों का परिणाम होती हैं। यहाँ यह बताया जाना चाहिए कि जब मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति असंतुलन की स्थिति को, अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति को प्रकट करती है। अगर ज़्यादातर सामानों की कीमतें बढ़ती हैं तो वो मुद्रास्फीति को प्रकट करती है। मुद्रास्फीति की दर को कैसे मापते हैं देखते हैं। दिसंबर 2007 में यदि मूल्य सूचकांक जो है 193.6 हो और दिसंबर 2008 में यदि 223.8 है, तो इस प्रकार पिछले वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर कैसे निकालेंगे? 2023.8 माइनस 193.6 और बट्टे में 193.6 का भाग देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ रहा है 15.6%। तो ये एक वर्ष की मुद्रास्फीति हो गई। चूँकि मुद्रास्फीति बढ़ती कीमतों की स्थिति है, अपस्फीति जो है इसका ठीक विपरीत होती है। तो अपस्फीति को गिरती कीमतों की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन कीमतों में अकस्मात रूप से कमी होती है, उसको अपन अपस्फीति या डिफ्लेशन नहीं कह सकते हैं। तो अपस्फीति को अंग्रेजी में डिफ्लेशन कहते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति जब मुद्रा की क्रय शक्ति या मूल्य में वृद्धि होती है और कीमतें नकारात्मक हो जाती हैं। अपस्फीति के अंतर्गत मुद्रास्फीति की दर कैसे हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। एक और वर्ड होता है विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। तो ये डिसइन्फ्लेशन जो है ऐसी स्थिति को बताती है जब मुद्रास्फीति की दर धनात्मक तो रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि जो उसकी वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है। तो ये हो गया मुद्रास्फीति का अर्थ। तो अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसा कि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की प्रकृति हर समय एक समान नहीं रहती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति के बीच अंतर करना आवश्यक है। इस तरह का विश्लेषण मुद्रास्फीति के वितरण और अन्य प्रभावों का अध्ययन करने के साथ साथ प्रभावी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनकी खोज के लिए उपयोगी होता है। मुद्रास्फीति विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण से उत्पन्न हो सकती है। उसकी तीव्रता या गति अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न हो सकती है। मुद्रास्फीति की ओर सरकार की प्रतिक्रियाओं के अनुसार इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति समकालीन समाज में विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो पहला आधार है कारणों के आधार पर। तो उसमें है नकदी आधिक्य मुद्रास्फीति। तो इस प्रकार की स्थिति कब होती है? जब अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा बढ़ जाती है, नकदी की मात्रा बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति सरकार द्वारा बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु नए मुद्रा नोटों की छपाई के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी है क्रेडिट मुद्रास्फीति। तो ये होती है कि साख मुद्रा की वृद्धि हो जाए अर्थव्यवस्था में। तो अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों द्वारा जनता को अधिक मात्रा में ऋण और एडवांस मंजूर किए जाते हैं, अग्रिम मंजूर किए जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था की ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इस तरह के क्रेडिट विस्तार से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है बजट घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। तो सरकार द्वारा बजट घाटे को दर्शाता है जब व्यय राजस्व से अधिक होता है। यानी कि बजट घाटा कब होगा? घाटे में, यानी बजट में घाटा कब रहेगा? जब जो राजस्व है सरकार का उसकी व्यय से कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो घाटा होगा उसको पूरा करने के लिए सरकार केंद्रीय बैंक से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है, जिसके लिए आरबीआई नई मुद्रा नोट छाप करके और
सरकार को पैसा उधार देता है। तो सरकार केंद्रीय बैंक से अतिरिक्त मुद्रा नोट प्रिंट करने के लिए कह सकती है और इस बजट घाटे को पूरा करने के लिए इस तरीके की जो नई प्रिंट हुई मुद्रा है वो बाजार में आ जाती है, जिससे कि मूल्य वृद्धि को घाटे से प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो मूल्य वृद्धि होती है, सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसको कहा जाता है बजट घाटे प्रेरित मुद्रास्फीति। अब एक और देखते हैं मांगजन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डीपीआई भी कहते हैं शॉर्ट में इसको। समग्र मांग जब उपलब्ध उत्पादन की मात्रा से अधिक हो जाती है तो मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। इस तरह की मुद्रास्फीति को मांग पुल मुद्रास्फीति या मांगजन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। डीपीआई इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में कहा जाता है। लेकिन समग्र मांग में वृद्धि के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्री मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि को जिम्मेदार मानते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति जो है उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से अधिक होती है तो डीपीआई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न होगी। इसे कोलबॉर्न द्वारा निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है कि थोड़े सामानों की मात्रा अधिक मुद्रा के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। तो इस रूप में इसको वर्णित किया गया है। तो नीचे आप देख रहे हैं बढ़ी हुई आय, यानी कि लोगों की आय बढ़ गई नकदी के रूप में और उससे उनकी मांग, बढ़ी हुई मांग अतिरिक्त मांग हो जाएगी और उससे उसके कीमत स्तर में वृद्धि होगी और मांगजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ केंद्रीय अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि बिना मुद्रा की आपूर्ति में कोई वृद्धि के भी समग्र मांग या खर्च में स्वायत्त वृद्धि हो सकती है, जैसा कि उपभोग मांग में वृद्धि हो जाए या फिर निवेश की वृद्धि हो जाए या सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाए या फिर करों में कटौती कर दी जाए सरकार के द्वारा या फिर निर्यात में शुद्ध वृद्धि हो जाए। तो मांग के जो अलग अलग घटक है समग्र मांग के C+I+G+X-M, तो इनमें से किसी भी एक में वृद्धि हो जाएगी तो वह समग्र मांग को बढ़ा देगी और यह कीमत में ऊपर की ओर समायोजन के रूप में परिणत हो गया, यानी कि इससे कीमतें ऊपर बढ़ेंगी। इस प्रकार डीपीआई मौद्रिक कारकों क्लासिकल समायोजन के अनुसार और गैर मौद्रिक कारकों कीनेजियन तर्क के कारण उत्पन्न होती है। इसको आगे चित्र में देख सकते हैं अपन, जिसमें कि एक्स अक्ष पे तो उत्पादन दिया गया और वाई अक्ष पे मूल्य स्तर को दिया गया है। तो इसमें 3 रेंज है आपका जो वक्र दिया हुआ है, इसमें रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 आप देख रहे हैं। रेंज 3 ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसमें रेंज 1 जो होता है वो YF पूर्ण रोजगार स्तर से बहुत कम स्तर पर उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, और यहाँ जब जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी या मांग में समग्र मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में तो वृद्धि होगी लेकिन कीमत लगभग स्थिर रहेगी रेंज 1 में। रेंज 2 में आप देखेंगे ये YF के नज़दीक चला गया है इसका उत्पादन स्तर, तो यहाँ पे क्या है कि उत्पादन भी बढ़ेगा और कीमत स्तर भी ऊपर की ओर उठने लग जाएगा। लेकिन जब YF आ जाएगा उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर मांग फिर भी बढ़ रही है तो उस स्थिति में क्या है, उत्पादन बढ़ नहीं सकता क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त हो चुका है। तो उस स्थिति में केवल कीमतों में ऊपर की ओर वृद्धि हो जाएगी। तो जो हमारा वक्र होगा वो सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा। रेंज 3 में आप देख रहे हैं YF के ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ ये कर्व जा रहा है। तो यहाँ केवल कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है कि समग्र मांग में वृद्धि की वजह से कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इसको मांगजन्य मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति का सार यह है कि बहुत कम सामान का पीछा करते हुए बहुत अधिक मुद्रा, यानी कि जो राशि होती है, धन राशि होती है, वो ज़्यादा हो गई है और उत्पादित सामान की मात्रा कम है। एक और होती है लागतजन्य मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि से भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि उत्पादन की लागत बढ़ जाए तो। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को लागत पुश मुद्रास्फीति इसलिए CPI भी कहते हैं। तो लागत कहाँ से आती है? कच्चे माल की कीमत, मजदूरी आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो सकती है। लेकिन अक्सर ट्रेड यूनियनों को मजदूरी वृद्धि के लिए दोषी ठहराया जाता है क्योंकि मजदूरी दर पूरी तरह से बाजार निर्धारित नहीं होती है। उच्च मजदूरी का मतलब उत्पादन की उच्च लागत है। इस प्रकार वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक मजदूरी मूल्य चक्र में अस्तित्व में आता है और मजदूरी बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने की वजह से मजदूर अधिक या ऊंची मजदूरी की मांग करेंगे, जिससे मजदूरी और बढ़ेगी। इस प्रकार फर्मों को भी मूल्य वृद्धि के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे भी अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ाना चाहती हैं और बढ़ाती भी हैं। इस प्रकार हमारे पास CPI के यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के मजदूरीजन्य मुद्रास्फीति और लाभजन्य मुद्रास्फीति 2 महत्वपूर्ण संस्करण हो सकते हैं। लागतजन्य मुद्रास्फीति समग्र आपूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने से उत्पन्न होती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पहला संतुलन E1 पर है जहाँ पे AD और AS कटान कर रहे हैं। दूसरे संतुलन जो है AS वक्र ऊपर की ओर उठ गया है बाईं ओर, तो दूसरा संतुलन E2 पे आया है। तो यहाँ पे उत्पादन हमारा गिर गया है और प्राइसेस P1 से P2 पे बढ़ गई हैं। तो ये उदाहरण है लागतजन्य मुद्रास्फीति का।
तो इसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अगर लागत बढ़ जाती है उत्पादन की तो उससे मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि पहली स्थिति में P1 और Q1 है, जहाँ पे AS1 और AD1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई है, श्रम की मजदूरी में वृद्धि हो गई है, फर्मों द्वारा अपने लाभ मार्जिन बढ़ा लिया गया है, जिससे कि उनकी उत्पादन की लागत बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या होगा, AS वक्र जो है बाईं ओर खिसक जाएगा। तो बाईं ओर खिसकने के बाद AS वक्र AS2 की स्थिति में आ गया है और AD वक्र यथावत स्थिति में पहले की स्थिति में ही है। तो जहाँ दोनों आपस में काट रहे हैं वहाँ पे E2 बिंदु है, तो नया संतुलन E2 पर हो रहा है, जहाँ पर कि उत्पादन Y1 से Y2 की तरफ घट गया है, जबकि कीमतें P1 से P2 तक बढ़ गई हैं। तो ये हो गया है कि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कीमतों पर वृद्धि हुई है। तो ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आगतों या कच्चे माल की कीमतों में बढ़ने से लागत में वृद्धि हो गई और इससे उत्पादन की मात्रा घट गई और कीमत स्तर में वृद्धि हो गई। तो इसको कहा जाएगा लागतजन्य मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।